नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है, या यूं कहे सुप्रीम फैसला सुनाया है। और बात करें तो बड़ा ये जो फैसला है ये दोनों पक्षों के लिए, जो वक्फ बोर्ड की जो याचिका दायर किए थे उनके लिए, और बात करें हम केंद्र सरकार की, उनके लिए, दोनों के लिए फैसला काफी मायने भी रखता है और काफी सही है दोनों पक्षों के लिए। दोनों पक्ष इसे सही मान रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। इस फैसले में कुछ बदलाव भी किए गए। पहले तो याचिका ये लगाई गई थी कि भाई वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल है उसे हटा ही दिया जाए, उस पर स्टे लेने की बात थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे तो साफ इनकार कर दिया, कहना ये तो नहीं होगा। लेकिन जो कुछ प्रावधान है, जो कुछ सेक्शन है, सैंक्शन, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। जैसे सेक्शन 3 और 4 पर बात हुई है। उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तो बात यह है कि जो 5 साल जो इस्लाम को मानने वाला है वही वक्फ बना पाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, ऐसा नहीं होगा। एक ये भी है कि भाई अगर आप वक्फ बोर्ड अधिनियम की बात करें तो ये भी था कि जो गैर मुस्लिम है, अब राष्ट्र अगर बात करें राज्य के अंदर जो वक्फ है उसमें 3 होंगे, और जो केंद्र के अंदर है उसमें 4 लोग होंगे जो गैर मुस्लिम है। अब उनकी एंट्री ये है। सीईओ को लेकर बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तो साफ तौर पर इनकार कर दिया कि सीईओ जो है वो मुस्लिमी पक्ष का हो, इस पर तो उसने इनकार कर दिया। लेकिन उसने एक राय रखी कि संभवतः हो सके तो सीईओ कोई मुस्लिम पक्ष का होना चाहिए वक्फ बोर्ड में। संपत्ति को लेकर था कि संपत्ति को लेकर भाई पहले यह था कलेक्टर जो है सारी चीजें वो देखेगा, तो उस पर भी रोक लगा दी है। अब वक्फ ट्रिब्यूनल और कोर्ट के हिसाब से ही सारा काम होगा। फिलहाल इसी पर चर्चा करेंगे। कई सारे सवाल भी हैं, उन सवालों का हम जवाब भी तलाशेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ मौलाना अशरफी जी जुड़ चुके हैं जो कि धर्मगुरु हैं। सलमान रिजवी जी जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष वक्फ बोर्ड हैं छत्तीसगढ़ के। डॉक्टर सलीम राज जुड़ेंगे थोड़ी देर में हमारे साथ, अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के, वो फोनों पर जुड़ेंगे हमारे साथ। और राम स्वरूप आचार्य भी जुड़ेंगे अभी हमारे साथ थोड़ी देर में। कि सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं, सलमान रिजवी जी आप ही का रुख कर लेते हैं। पूर्व अध्यक्ष भी हैं आप वक्फ बोर्ड के, आप किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? बड़ा नपातुला फैसला है, ना ही इस पक्ष ये अगला पक्ष नाराज हो, ना ही अगला पक्ष नाराज हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है। कुछ चीजें जो थी, आप लोग जो डिमांड कर रहे थे कि 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे लोगों पर था कि भाई वो वक्फ नहीं बना सकते हैं, तो अब उस पर छूट मिल गई है। 3 गैर मुस्लिम जो है अब जो है वक्फ बोर्ड के उसमें रहेंगे, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र में 4 और राज्य में 3। किस तरह से देखते हैं? पहले ये था कि नहीं है, अब रहेंगे, तो किस तरह से देख रहे हैं? ये सुनवाई के 4 महीने बाद आया है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से विस्तार से इस मामले को समझा है, उसके बाद ये फैसला दिया है। और यह भी अंतरिम आदेश है, इसमें पूरा आदेश अभी होना बाकी है। लेकिन अंतरिम आदेश में भी जो रिलीफ दिए, जो लोग याचिका दायर किए थे नए अमेंडमेंट 2025 के खिलाफ जिन्होंने अभी याचिका, उसमें उन्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए। हाँ, कम से कम इतना फैसला तो आया है। जिन 4 या 5 प्रावधानों पे उन्होंने अभी अंतरिम में रोक लगाई हुई है, तो यह स्वागत योग्य है। और इसमें केंद्र शासन के प्रतिनिधि भी और जो पार्टी के लोगों ने इसमें रोक लगाने के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, वो भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि न्याय, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय की बात करी है उसे वो सर्वोपरि उसका स्वागत योग्य है। वो स्वागत योग है, लेकिन अभी जो 5 साल वाली बात है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब तक चीजें और बेहतर नहीं हो जाती है तब तक के लिए रोक है ये, इसको भी समझिएगा। तो क्या लग रहा है कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के कई मंत्रियों का भी वर्जन आ चुका है, वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट के साथ है। हम बात कर ले, हमारे साथ मौलाना अशरफ जी जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं। मौलाना अशरफ जी, आप किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हैं? इस पूरे जो फैसला आया उसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? आपका नजरिया क्या है? जो फैसला आया है, हमारी हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ तंजीम मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, चाहे जमीयतुल उलमा हो, चाहे सुन्नी जमीयतुल उलमा हो,
इन तमाम लोगों ने जो एहतजाज किया था अपने हक को रखने के लिए, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया हम उसका इस्तकबाल करते हैं और काबिल कद्र भी है। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने वक्फ बाय यूज़र पर रोक लगाई, वक्फ बाय यूज़र पर रोक लगाई और कम से कम 5 साल मुसलमान रहे वक्फ करने वाला या सदस्य में से गैर मुस्लिमों के बारे में, मैं तो समझता हूँ सर कि इस फैसले पर अभी रोक की बात नहीं, मतलब फैसला सुना देना चाहिए, क्योंकि औकाफ की मिल्कियत का ताल्लुक जो है वो मुसलमान और इस्लाम से है और हमारी संपत्ति पर और हमारी मिल्कियत पर कोई गैर आकर बैठे ये भी हमें गवारा नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि अगर आप गंगा जमुनी तहजीब को ज़िंदा रखना चाहते हैं और वाकई में चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ये रहे, तो आप एक सनातन बोर्ड बनाएं, उस पर मुझे भी मेंबर रख लें, फिर देखिए फिर कौम हुनूत का इस पर क्या रिएक्शन आता है। जिस तरह से एक मुसलमान औकाफ की मिल्कियत को वक्फ में रजिस्ट्रेशन करवाता है और ये समझता है कि वक्फ के जितने भी कारकुनान हैं वो मेरी मिल्कियत की हिफाजत करेंगे, मेरी मिल्कियत की हिफाजत करेंगे, उसमें किसी भी गैर का कोई भी मुदाखलत नहीं होगी। लेकिन ये थोपना कि नहीं गैर मुस्लिम होंगे, ये सरासर ये काबिल मजम्मत है। इस पर रोक नहीं, इस पर फैसला सुनाना चाहिए। और दूसरी बात, जो वक्फ बाय यूज़र है वो मिल्कियत शुरू से अभी तक क़यामत तक इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये मुसलमानों के हाथ पे रहेगी। इसके कागज़ मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई कागज़ दे पाएगा। अभी तक आप कहाँ थे? आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और उसके पहले भी जो मुग़लों ने मिल्कियत तैयार की, उस मिल्कियत को बनाने में कितनी ज़्यादा मशक्क़तें झेली हैं ये उनसे पूछिए, और उसके बाद ये मुसलमानों के हाथ पे आई है। अब आप उस मिल्कियत पे भी आप अपनी गलत निगाह डालते हुए ये कहते हैं कि उसके कागज़ लाइए, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले का इस्तकबाल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट पर जो जिसने रीट दाखिल की थी, सर सुन लीजिए बात पूरी, लेकिन सर मेरी बात तो सुन लीजिए, लेकिन आप बात को ना काटें। जिसने रोक हाँ जिसने हमें उनकी भी मजम्मत करना है और ऐसी जहनियत की भी मजम्मत करनी है। नहीं, यहाँ पर तो सर बात यहाँ पर की जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं होना चाहिए। जो मुस्लिम है वो 3 से 4 रहेंगे ही रहेंगे। तो ठीक है ना, बिल्कुल रखिए। परिभाषा यही है कि सनातन बोर्ड बनाइए, मुझे भी मेंबर बना दीजिए। नहीं, सनातन बोर्ड की मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मुझसे पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डिमांड कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की मुझसे पहले वक्फ बोर्ड के सनातन बोर्ड की भी कर लेते। ठीक है, हमारे साथ राम स्वरूप आचार्य भी जुड़ चुके हैं जो कि धर्मगुरु हैं। राम स्वरूप आचार्य जी, स्वागत है एशियन न्यूज में आपका। राम स्वरूप आचार्य जी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो मौलाना अशरफ जी कह रहे हैं कि भाई हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ, लेकिन एक जो फैसला है उसमें थोड़ी दिक्कत है इनको कि जो बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर जो 3 मेंबर हैं जो राज्य में होंगे, जो बोर्ड बनाया जाता है वक्फ बोर्ड, उसमें 3 होंगे और जो केंद्र में होता है उसमें 4 मेंबर होंगे। इससे थोड़ा इनको अब दिक्कत है। कह रहे हैं कि भाई हिंदू जो है बोर्ड बनाया जाए, उसमें मुस्लिम को भी मेंबर बनाया जाए, इस तरह की बातें अब कर रहे हैं। जी, मैं हिंदू धर्माचार्य होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि जो वक्फ है वो हिंदू समाज के माथे का कलंक है। मैं कोट करना चाहूंगा कि वर्शिप एक्ट बना तो उसके अनुसार 1947 के बाद मंदिरों में जो जहां था वैसा का वैसा ही रहेगा, ऐसा हमने कानून बना दिया। लेकिन वक्फ बोर्ड एक ऐसी चीज है जो 1947 को भी नहीं मानता उसको, और ये जाने किसी भी समय कुछ भी बना हो उस पर आपत्ति कर सकता है। उसका परिणाम हमने देखा कि संसद भवन तक उसके ऊपर भी ये अधिकार जमाने की कोशिश की गई है, हम सबने देखा देश में। और दूसरा, फिर मैं ये कहना चाहूंगा, जो मेरे पूर्व वक्ता भी बोल रहे थे, उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब की बात कही। मैं कहना चाहूंगा कि गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, इसलिए गंगा जमुना तहजीब कहाँ से आ गई। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि सनातन बोर्ड होना चाहिए, तो हमने कहा, हम कहना चाहते हैं कि बंधु, जितना मंदिरों में जो चढ़ाव आता है वो सब सरकार के पास पैसा जाता है, और उस पैसे को प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार, कहीं हज के लिए, कहीं उसके लिए, ये तमाम मुसलमानों के धार्मिक आयोजनों के लिए भी उसमें खर्च होता है। तो हम भी चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बने, और अगर बने
पहली बात तो ये कि पहले से ही आप सनातन हिंदुओं के धन का उपयोग उसमें कर रहे हैं, कहीं हज जाने के नाम पर, कहीं कुछ। और फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि सनातन बोर्ड अगर बनता है तो दूसरों की जरूरत ही क्या है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो फैसला आया है, सनातन बोर्ड पर वक्फ बोर्ड पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी था और माननीय न्यायालय ने जो संशोधन हो उसको पूरा स्वीकार लिया है, कुछ चीजों को छोड़कर। जैसे जो भी नियम बताए कलेक्टर वगैरह, ये 2-4 नियम उन्होंने थोड़ी ढील दी है, लेकिन हम चाहेंगे इस पर पूरा अंकुश होना चाहिए। जैसे मंदिर मठों का के ऊपर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, पूरा पैसा सरकार के पास जाता है, सरकार जैसा चाहे जहां खर्च करती है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? वक्त पर भी कानून क्यों नहीं लगना चाहिए? कल से आपके घर में दावा कर देंगे, हमारे घर में, किसी भी मंदिर में या संसद भवन में और कहीं पर भी दावा कर देंगे, ये तो कहीं से कहीं तक सही नहीं लगता। इसलिए जो बताइए कि आजादी के वक्त इस मुल्क में आपका क्या था आपका, बताइए तो थोड़ा सा। कौन पूछ रहे हैं? की मिल्की, मैं बोल रहा हूँ मौलाना सैयद अशरफ शहजादे काजी छत्तीसगढ़। हाँ, आप ये बताइए कि आजादी के वक्त इस मुल्क में आप क्या था? मुल्कों की तमाम, सुनिए मेरी बात सुनिए, मुल्कों की तमाम इमारत, मुल्कों के जरिए, मुगलों के जरिए तमाम बनाई गई इमारत मुसलमानों के हाथ में थी। आपका क्या था? आपका क्या था? और आपने जब भी बैठे वहां पर जो पैसे आएंगे वो तो सरकार के पास जाएंगे ही ना। क्या गलत कर रहे हैं सरकार? बाबर लाया या बाबर की कोई औलाद लेकर के आई हो, उसको भी स्थान से। अरे सर, मुझे बाबर अबर की औलाद से मतलब नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं लगते हैं, आपके ज्यादा रिश्तेदार लगते हैं। आप लोगों को बहुत बाबर याद आता है, आप लोगों को बहुत बाबर और औरंगजेब याद आते हैं। अपने बाबर और औरंगजेब को अपने पास रखिए आप। कौन सा मुसलमान ईरान से क्या एक पत्थर भी लेकर के आया? बाबर क्या कहीं से लेके आया? आप लेके आपके बुजुर्ग? नहीं, बाबर को अपना बड़ा, सुनिए, बाबर से रिश्तेदारी कर लीजिए सर। आप बहुत बाबर याद आते हैं आप लोग को हर डिबेट में। का था, बल्कि उल्टा लूट करके ले गए लोग। ठीक है, ये बात आपको माननी चाहिए। कोई मुसलमान एक पत्थर भी, एक कंकर भी बाहर से लेकर के नहीं आए और यहाँ कुछ नहीं बनाया। अरे ये मुल्क हमारा था, कल भी हमारा था, आज भी हमारा हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। इसको गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। आपका ताल्लुक किताबों से नहीं सर लगता है। तहजीब भी नहीं है, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी। अरे गंगा आपकी नहीं है, अल्लाह की गंगा है, ईश्वर की गंगा है। आपकी कैसे गंगा हो जाएगी? अरे 50,000 स्क्वायर फीट के मालिक नहीं होंगे आप, बात कर रहे हैं। ठीक है मौलाना अशरफ जी, हम माफ कीजिए, सलमान रिजवी जी, सलाम रिजवी जी, यहाँ पर बात की जाए। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीजों की बातचीत हो रही है। बातचीत ये हो रही है कि भाई किसी की भी जमीनों पर अवैध कब्जे की बात हो जाती थी। कब्जा इन द सेंस कोई भी वक्त कह दे भैया हमारी जमीन है, पहले आप कोर्ट तक नहीं जा पाते थे, वहीं सारा निपटारा होता था। तो आपको नहीं लग रहा ये सारी चीजें अति हो गई थी? इसके बाद ये हुआ कि नहीं, अब एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिससे सब लोग उस कानून के दायरे में आए और उस कानून के दायरे में आकर अगर काम करते हैं और चीजें अगर आपकी होती हैं या फिर वक्फ की होती है तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। के नाम से मुसलमानों को बदनाम किया गया है, ये एक रैकेट है पूरा हिंदुस्तान में, जो वक्फ के नाम से मुसलमानों को बदनाम करता चला गया और मुसलमान बदनाम होता चला गया। वक्फ अल्लाह के नाम से दान है। वक्फ 2 प्रकार का होता है, एक होता है वक्फ अल-अलालात और दूसरा होता है सार्वजनिक वक्फ। सार्वजनिक वक्फ में 2 प्रकार से संपत्ति मिलती है। एक तो जो हम आप लोग जो मस्जिद मदरसों के नाम से, खानकाहों के नाम से जो दान करते हैं, एक प्रॉपर्टी वो होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है शासन देता है, शासन के तरफ से भी ज़मीनें मिलती है और उसका नोटिफिकेशन होता है, राजपत्र में प्रकाशन होता है। यदि राजपत्र में प्रकाशन है, प्रॉपर्टी का औकाफ में दर्ज है, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ऐसा बदनाम किया जाता है कि संसद भवन को मुसलमान बोलता तो दे दिए कि आपने संसद भवन, वहाँ से योगी जी अपने आदमी को वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाते हैं, उससे बोलते हैं कि जहाँ कुंभ में मेला लगा है वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी, उन्हीं का बनाया हुआ आदमी ये शिगुफा छोड़ता है कि कुंभ की जगह जो है मुसलमानों की। आप ही बुलवाते हो और फिर उसके बाद आप ही उसका विरोध करते हो। आपने जिसको बनाया उसे आप सूली पे टांगो कि तूने ये ऐसा बयान दिया, तो दिया कैसे, कौन से कागज है तेरे पास, उसको जेल भेजो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो। तो क्या होता है कि ये लोग अपने तरीके से शिगुफा छोड़ते हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। वक्फ की 1 इंच भी ज़मीन अतिक्रमण की नहीं होती है। फिर ट्रिब्यूनल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, कोर्ट तय करता है ना सारी सब चीज़ों का। पहले से ही तो चीजें अब धीरे धीरे चीजें सब ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर सलीम राज जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के। सलीम राज जी, स्वागत है एशियन न्यूज में। सलीम राज जी, जो फैसला आया आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था
किस तरह से इस पूरे फैसले को सलीम राज जी आप लोग देख रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर? नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला नहीं आया है, अंतरिम सुनवाई हुई है और रोक लगी है, फैसला नहीं आया है। और जो भी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला रहेगा वो मान्य है। बात रही है, चूंकि मेरे को एक महाराज जी बोल रहे थे कि मुसलमान, भैया मुसलमान कोई बाहर से आया हुआ नहीं है, मुसलमान भी यहीं का है। जितना अधिकार हिंदू धर्म का इस धरती में है उतना ही अधिकार मुस्लिम का है। जमीन कोई जो है ना कि आप बाहर से आए तो एक इंच की जगह नहीं, अरे तो हम लोग बाहर से थोड़ी आए, हमारे जो पूर्वज ये है अधिकाल से यहाँ पर आए हुए, तो इस टाइप का ब्लेम नहीं। तो मौलाना अशरफ साहब ने भी बिल्कुल सही कहा कि जो पंडित जी को, महाराज जी को अध्ययन करना चाहिए। और सलाम जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि वक्फ बोर्ड को बदनाम किया जाता है। वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी में उंगली लगने से वह प्रॉपर्टी नहीं हो जाती। नियम के अनुसार पूरा कलेक्टर को आवेदन देना पड़ता है, कलेक्टर के आवेदन देने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसके बाद प्रकाशन होने के बाद वह प्रॉपर्टी होती है। हेलो, लेकिन जी डॉक्टर सलीम राज जी, यहाँ पर तो बात यह है ना कि अब जो चीजें आई हैं निकल कर सामने कि अब भाई कलेक्टर को भी अधिकार नहीं है फिलहाल, तब तक के लिए रोक लगा दी गई है कलेक्टर के। वो भी कि पहले तो ये था ना कि कलेक्टर सब कुछ देखेगा, अगर आप कोई चीज देखते हैं तो कलेक्टर देखेगा, उस पर रोक लगा दी गई है। वो साफ कह दिया गया है कि नामित किसी भी अधिकारी को यह तय करने का अधिकार देता है कि जो वक्फ संपत्ति है वह वास्तव में सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण है या नहीं, मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा। ठीक है, तो फिर अब तो कलेक्टर पर भी जो राइट्स दिए गए थे कलेक्टर को इस वक्फ बोर्ड अधिनियम में, उस पर तो रोक लगा दी है। अब कैसे होगा सर सारा मामला? फिर वक्फ ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट के फैसले पर ही सारी चीज टिक जाएगी। वक्फ बोर्ड एक स्वतंत्र इकाई है ये और एक प्रशासकीय है, एक धार्मिक संगठन नहीं है। इसको एक कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए। और वक्फ बोर्ड में जो मेंबर है और जो पूरे कमेटी जो प्रस्ताव पास करती है वो कलेक्टर हमारा नोडल अधिकारी है, हम कलेक्टर के द्वारा कार्रवाई कराते हैं। कलेक्टर इसके अधीनस्थ आते हैं, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो धारा 40 का अतिक्रमण वाला था उसमें थोड़ा था। हेलो जी बोले। हेलो सलीम राज जी सलीम राज जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, तो इस टाइप का है। और क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के भाग्य विधाता का बिल था, ये मुस्लिम समाज की उन्नति का बिल था, मुस्लिम समाज को शिक्षित करने का बिल था। तो नया वक्फ बिल के जो भी माननीय उच्च न्यायालय में गए थे, सब लोग ने वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा किया हुआ है। गरीबों का हक गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। और 2047 में विकसित भारत कैसा हो, एक तबका जो दबा हुआ था वो तबके को उठाने का काम। ठीक है, यहाँ पर मौलाना अशरफी जी, यहाँ पर बात पूछा जाता था कि कितने अस्पताल बन गए, कितने स्कूल बन गए, यही बता दीजिए। यही नहीं बता पा रहे थे, इसीलिए इन सारी चीजों पर सवाल उठ रहे थे। मैं मुतमईन हूं जब से डॉक्टर सलीम राज साहब उस चेयर पर विराजे हैं, और उसके पहले मैं डॉक्टर सलाम रिजवी साहब थे, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है वक्फ बोर्ड में, मैं जानता हूं। लेकिन इन दोनों से पहले बीजेपी की गवर्नमेंट में 15 साल एक ऐसा अध्यक्ष बैठा था जिसने 500 करोड़ से ज्यादा का घपला किया इसी छत्तीसगढ़ की सरजमीन पर, जो वक्फ बोर्ड वक्फ की जमीनों को बेचा। क्या उस वक्त बीजेपी के लीडरों को यह बात याद नहीं आई कि गरीबों का हक मारा जा रहा है? उस वक्त कई जमीनों को बहुत कम पैसे पर लीज पर दे दिया गया। जिस सर मेरी बात सुनिए, जिस जमीन को सलाम तो लग रहे हैं आप लोग पे नहीं। अशरफ भाई आप अभी भी नहीं बता पा रहे हैं कितने स्कूल कितने कॉलेज सर छत्तीसगढ़ में नहीं खुले होंगे। सवाल बार उठता है। सुनिए छत्तीसगढ़ में तो नहीं, हम तो आगे भी पूछ रहे हैं, हम बता दीजिए। सलाम रिजवी साहब ने बहुत सारी जमीनों पर स्कूल खोलने का प्रावधान लगाया था, मुझे याद है। सर मैं यूपी की भी बात कर लूं, मैं एमपी की भी बात कर लूं, आप कहिए जहां कहिए, असम की बात कर लूं। मैं जामिया मिलिया किस पे सर? झारखंड की सर जामिया मिलिया किस पे है, जेएनयू किस पर है, और मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ किस पर है, आप देख लीजिए। सर ये सब वक्फ की जमीन है, सर वक्फ की जमीन है, जमीन वक्फ ने, सर ये वक्फ की जमीन है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर खुद भी कह दीजिए कि कोई भी मुस्लिम अब खुला हो स्कूल, आप कह दीजिए सब वक्फ की जमीन है। जी सलाम जी।
ये बात सच है कि वक्फ बोर्ड 1954 में बना, उसके बाद समय समय पर संशोधन होते चले गए, लेकिन वक्फ बोर्ड में नियुक्ति जैसी होनी चाहिए थी, वक्फ कानून जैसा बना था, नियुक्ति ठीक नहीं होने से वक्फ में काम नहीं हुआ। और इसका परिणाम है कि आज हमारी ज़मीन होते हुए भी, कागज़ होने के बाद भी उसमें कब्जे हम नहीं हटा पाए हैं। और जैसा आप कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस खुलने थे, बिल्कुल नहीं खुले हैं। वक्फ के मुतवल्ली जो हैं वो इसमें नाकारा साबित हुए हैं। मैंने बैठ के वक्फ बोर्ड की कुर्सी में बैठ के मैंने देख चुका है कि मुतवल्लियों ने भी इसमें सही ढंग से काम नहीं किया। इसको स्वीकारना पड़ेगा सबको। ये देखिए, ये क्या नाम है, बड़ी सलाम रिजवी ने इसको स्वीकारा है। और सबसे बड़ी बात यह है, कोई स्वीकारता नहीं, इनको मालूम है कि वास्तव में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, उसे सही करने की जरूरत थी। अगर आप सही करते तो ये सारे सवाल नहीं उठते। आज ये भी बोलते कि नहीं देखिए जी, हमने यहाँ पर ये खोल दिया, ये अस्पताल चल रहे, यहाँ पर ये चल रहा है। इससे क्या होता है कि आपको जो जमीन मिली, जिस चीज के लिए मिली कि भाई आप जो गरीब समाज के लोग हैं उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई। फिलहाल समय कम है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश सुबह से तय, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।